सो हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट नुक्कड़ बाय स्टडी आईक्यू पे। तो आज हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है वेदरिंग, इरोजन और डेन्यूडेशन में। तो ये एक कंसेप्चुअल क्लास होने वाली है, बस कुछ ही देर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग के बारे में। तो यार, वेदरिंग को आप इस फोटो से समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी सी दीवार है जिसपे पेंट लगा हुआ है और ये पेंट धीरे धीरे करके ना छूट जा रहा है। तो अगर हम एक दीवार को एक बहुत एज अ होल, एक वॉल मान लें, तो उसके छोटे छोटे से टुकड़े हुए जा रहे हैं। तो बस इसी को कहते हैं वेदरिंग। मतलब कि किसी भी बड़ी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही वेदरिंग कहलाता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत बड़ा सा ना पत्थर ले लेते हैं। इस ग्रीन कलर से मैं एक पत्थर ले लिया। ये है हमारी एक रॉक। अब ये जो रॉक है, ये समझ लो किसी जमीन पे ऐसे ही पड़ी हुई है। अब ये रॉक डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से टूट कर छोटे छोटे पार्ट में यहीं गिर जाएगी। तो जस्ट इमेजिन करो कि पहले ये ऐसे ऐसे पार्ट में टूट टूट के गिरने लग रही है, अपनी ही जगह पे गिरी जा रही है। तो अब ये छोटी हो चुकी है रॉक। अब ये रॉक कुछ ऐसा दिखने लगा है, ये टूट के इतने पार्ट में गिर गया है। तो बस इसी को कहते हैं वेदरिंग, यानी किसी भी चीज का अपनी ही जगह पर टूट के गिर जाना वेदरिंग कहलाता है। ठीक है, एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, वैसे पत्थर हो या जैसा भी हो टूट के वेदर हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी रॉक का अपनी जगह पे स्मॉलर पीसेस में टूट जाना ही वेदरिंग कहलाता है। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब मैंने इसमें इमेज में भी ड्रॉ करके बताया था कि ये टूट के अपनी ही जगह पे गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये टूट यहां रहा है और गिर कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये अगर अपनी ही जगह पे गिरेगा तभी इसको बोलते हैं वेदरिंग। ये आपको याद रखना है कि यहां पे किसी भी टाइप का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। कैसे कैसे वेदरिंग हो सकती है, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है कि रॉक डिसॉल्व हो जाते हैं, ये तो केमिकल का ही एग्जाम्पल है। और ये पहला स्टेप है इरोजन का, यानी इरोजन इसके बाद आता है। वेदरिंग सबसे पहली सीढ़ी है इरोजन से पहले की। अब आइए बात करते हैं कैसे कैसे ये इरोजन यानी वेदरिंग होता है। वेदरिंग कैसे कैसे होता है, सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग के बारे में। ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो जरा मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि ये कौन सी वेदरिंग है। तो इसका नाम है थर्मल, क्या नाम है? नाम है थर्मल, नाम है इसका थर्मल एक्सपेंशन। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि अगर किसी भी चीज को हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो एक्सपैंड करती है। ये हमें एक आइडिया है। अब आइए इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। हमने वापस से जमीन पर एक पत्थर ले लिया है, ठीक है। ये हमने एक पत्थर ले लिया। अब इस पत्थर में, पत्थर विजिबल है, हाँ ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे सन है और सन ये दिल्ली का कोई पत्थर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका, अब इस सन की वजह से इतना ज़्यादा गर्मी है कि इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग मान लो 55 डिग्री सेल्सियस हो गया है। जस्ट इमेजिन कि ये 55 डिग्री सेल्सियस पत्थर गर्म हो चुका है। अब वापस से हो जाएगी रात, ठीक है। अब आ जाएगा रात, जस्ट इमेजिन दिन से हो गई रात और रात से होगा फिर दिन। तो बार बार ये टेम्परेचर जो है 55 डिग्री सेल्सियस जिसको मैं बोल रहा हूं, तो ये बार बार बढ़ेगा। ये बार बार टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा, बार बार घटेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पत्थर है ये एक्सपैंड करेगा और जब टेम्परेचर कम होगा तो वापस ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी उधेड़ बुन में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बेचारा पत्थर बीच से चिटक जाएगा। यार, आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर दिस पत्थर। अब ये इसी चक्कर में ना, कौन सा कलर ले लिया, अब ये इसी चक्कर में पत्थर बीच से चिटक जाएगा ऐसे। तो बस इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इस इमेज में आप देख सकते हो कैसे पत्थर बीच से चिटक गया है ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ना घटना, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से। दूसरा आइए बात करते हैं जो हमारा दूसरा फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन का क्या मतलब है, आप इस इमेज में थोड़ा ध्यान से देखोगे, नोटिस करोगे कि ये पत्थर की ना एक छोटी सी ऊपर की लेयर जा चुकी है। कैसे गई, यहां पे समझते हैं। वापस से इमेजिन करो कि ये एक कोई पत्थर है, ये कहीं जमीन पे पड़ा हुआ है।
ये कहीं ज़मीन पे ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। अब इस पत्थर के ऊपर बहुत सारे एजेंट काम कर रहे होंगे, जैसे कि मान लो, अरे चलो मान लो कि टेम्परेचर ही बढ़ घट रहा है, एक तो पहला वो हो गया। दूसरा मान लो यहाँ पे हवा चल रही है, ऐसे ऐसे हवा चल रही है, ठीक है। तीसरा मान लेते हैं कि कोई नदी भी, कभी नदी बह रही है, चलो, या मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। मान लेते हैं कि बारिश हो रही है इसके ऊपर। अब इस हवा चलने और बारिश की वजह से क्या होगा, इसकी जो लेयर है, इसकी जो ऊपरी लेयर है वो टूट जाएगी। कैसे कैसे टूट जाएगी, इसकी कुछ कुछ ऊपर का हिस्सा जो है, इसका पहला लेयर है वो टूट जाएगा। इसको समझने के लिए एक दूसरा वापस से एग्जांपल लेते हैं कि हम सब ने ना बचपन में क्या, अभी भी हम सब लोग ने अनियन यानी प्याज को जरूर छीला होगा। तो प्याज कुछ ऐसा दिखता है, उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो वैसे ही एक पत्थर जो होता है उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। इस पत्थर की भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगी। अब एक काम ऐसा होगा कि जब एक टाइम ऐसा आएगा जब इन सब इरोजन की वजह से इसकी जो पहली लेयर है वो उड़ जाएगी, ठीक है। जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा था कि इसकी एक लेयर उड़ चुकी है। अब धीरे धीरे ये पूरी पहली लेयर उड़ जाएगी और बाकी की लेयर धीरे धीरे एक बहुत लॉन्ग टाइम पे पूरा ये पत्थर इरोड हो जाएगा, यानी वेदर हो जाएगा, इरोड नहीं वेदर हो जाएगा। तो आई होप एक्सफोलिएशन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एक्सफोलिएशन मतलब क्या होता है। इसको अनियन पीलिंग भी बोलते हैं। तो एक्सफोलिएशन को अनियन पीलिंग के नाम से भी हम याद रखेंगे। अनियन पीलिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी लेयर बाय लेयर उतर जाएगी, बस इतना याद रखो। अब आइए बात करते हैं तीसरे टाइप के वेदरिंग के बारे में, फिजिकल वेदरिंग, जो कि था फ्रीज एंड थॉ एक्शन। फ्रीज एंड थॉ एक्शन क्या होता है, इसको भी समझते हैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू। तो हम अब चल रहे हैं ना, अभी हमने एक हाई टेम्परेचर दिल्ली में पत्थर देख लिया, एक टेम्परेचर और एक पत्थर कहीं और का देख लिया कि जिससे बारिश वारिश हो रही है और लेयर बाय लेयर वो टूट रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा पहाड़ों पर। अब पहाड़ पे एक ऐसा बड़ा सा पत्थर पड़ा है, ये पत्थर कुछ, इसमें कुछ क्रैक्स भी हैं और ऐसा सा एक खुरदुरा सा पत्थर है। अब पहाड़ों में तो भाई गिरती है बहुत सारी बर्फ़। तो जब बर्फ़ गिरेगी तो इमेजिन करो इसके पूरे लेयर पे एक बर्फ़ जम जाएगी, ऐसे पूरी ये पर बर्फ़ जम गई। येलो कलर से मैं बर्फ़ को दिखा रहा हूँ, समझ जाना। तो इस पर पूरी बर्फ़ जम गई है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये बर्फ़ जाएगी भाई पिघल। तो जब बर्फ़ पिघल के बह जाएगी तो इसमें जो गड्ढे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा पानी भर के रह जाएगा। इन गड्ढों में पानी भर जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब थोड़ा थोड़ा पानी ऐसा भर जाएगा। अब वापस से भाई रात हुई, बर्फ़ जम जाएगी। तो ये जो बर्फ़ है ये वापस से जब बर्फ़ जमेगी तो यहाँ पे कुछ कुछ क्रैक्स कर देगी। अब इसको ये धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू करेगी कि यार तुम थोड़ा हटो यार अपनी जगह से। इसमें देखो कि यहाँ पे वैसे पानी भरा है, वापस से जमेगा तो ये थोड़ा थोड़ा इसको क्रैक करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बर्फ़ जम जम के ना इस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देगी। सो इस इमेज से मैं हट जाता हूँ, आप देख लो, इस इमेज से पूरा आपका फ्रीज एंड थॉ एक्शन क्लियर है कि यहाँ पानी गया पिघल के, फिर ये पानी जमेगा तो ये इसको धीरे धीरे फैलाएगा और वापस से टूट जाएगा। तो ये हमने पढ़ ली फिजिकल वेदरिंग। 3 टाइप की फिजिकल वेदरिंग हमारी क्लियर हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी भी हो गई है। अगर हो गई है तो मुझे कमेंट करके अभी बता दो। सॉरी। अब आइए बात करते हैं दूसरे टाइप की जो हमारी वेदरिंग है, जिसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में 2 टाइप हैं, हाइड्रोलिसिस, दूसरा है रस्टिंग। अब आओ समझते हैं केमिकल वेदरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिसिस क्या है। तो यार हाइड्रोलिसिस बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जब पानी किसी भी मिनरल को अपने अंदर मिला ले, यानी पिघल जाए। जैसे कि नमक होता है, नमक, मान लो एक नमक की दीवार है, ठीक है। अभी नमक की दीवार को अगर हम पानी में डाल देंगे या पानी से बार बार ऐसे गुजरेगा तो इसको वापस से हमें पता है डिजोल्व कर लेगा अपने अंदर, इसको अपने अंदर मिला लेगा, ठीक है, एक सोल्यूशन बन जाता है। तो वैसे ही अगर पानी किसी भी एक रॉक को अपने अंदर मिला ले, डिसॉल्व कर ले या फिर उसको गायब कर दे बेसिकली, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इसका मैं नाम यहां पे लिखे दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रो मतलब होता है पानी, लिसिस। तो अगर कभी आपसे हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो पानी है यानी वाटर है किसी भी टाइप का हो, वो मेन वेदरिंग का एजेंट होता है। इसका दूसरा एग्जांपल जो इसका एक हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल है, आप सबको पता है, एसिड रेन। माफ करना थोड़ा ऐसे उल्टा लिख रहा हूं। तो एक होता है एसिड रेन। अब एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन होती है एक एसिड वाला कुछ एसिडिक पानी गिरता है और पत्थर को ना धीरे धीरे से वेदर करना शुरू कर देता है, इरोड करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एसिड रेन की वजह से गायब होने शुरू हो जाते हैं बेसिकली।
तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब दूसरे जो हमारा केमिकल इरोजन है जिसका नाम है रस्टिंग। रस्टिंग, रस्टिंग को समझते हैं। रस्टिंग मतलब क्या, हमने लोहे पे जंग लगना देखा है ना, तो बस वही प्रोसेस अगर पत्थर पे होगी तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। कैसे होगी, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें ना आयरन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, Fe, जिसको हम आयरन रिच रॉक्स बोलते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उस पर जब ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर रस्टिंग चालू होगा और धीरे धीरे ये इरोड हो जाएंगे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग क्लियर है, दूसरा केमिकल वेदरिंग भी क्लियर है, हमने दो दो टाइप पढ़ लिए। अब आते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो यार बायोलॉजिकल वेदरिंग देखने में ही क्लियर है, अगर ये सारा वेदरिंग यानी किसी भी रॉक को छोटे भाग में तोड़ देना, अगर ये कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि एक पेड़ है, वो कहीं पे उग रहा है और इस पत्थर को ना बीच बीच में क्रैक किए दे रहा है, इसको ही बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। आपने घर पे जरूर देखा होगा कि जब घर की दीवार पे एक पीपल का या बरगद का पेड़ उगने लगता है तो घर वाले कहते हैं इसको तुरंत हटा दो, क्योंकि अगर उसको नहीं हटाएंगे तो उसकी जड़ें बीच में फैलेंगी और बाद में वो दीवार ही गिर जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब पीपल बरगद का पेड़ दीवार पे निकले, कहीं पे निकले घर में, तो उसको तोड़ के फेंक देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा पेड़ का। दूसरा समझ लेते हैं कि कोई भी एक लाइव एनिमल है, जैसे एक गाय है, तो ये जब घास खा रही है तो अपने पैरों से यहाँ की मिट्टी को इरोड कर, मिट्टी को वेदर कर रही है, यानी खुरच के वहीं पे छोटा छोटा किए दे रही है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल ये चूहा है जो भी। अब बात करते हैं इरोजन क्या है। तो हमने पढ़ लिया वेदरिंग, यानी किसी भी बड़े पत्थर का टूट के वहीं पे गिर जाना कहलाता है वेदरिंग। अब बात करते हैं इरोजन फिर क्या है। तो यार बस वेदरिंग और इरोजन में इतना फर्क है कि जैसे कि ये पत्थर, छोड़ो, जैसे जो पहला पत्थर मान लो यहां पे टूट के गिर रहा था, ये जो पत्थर बड़ा सा था ये अपनी जगह पे ही छोटा छोटा हुआ जा रहा था ऐसे से मान लो, तो अब ये अपनी जगह से उड़ के ना दूसरी जगह पहुंच जाएगा। कोई जो एजेंट होंगे, जैसे कि हवा मान लो उड़ा के लेके चली गई, या फिर पानी आया बहा के लेके चला गया, तो इसको ही बोलते हैं इरोजन। इस इमेज में आप जो एक भैया को वाइपर लगाता देख रहे हो, तो इमेजिन करो कि हमने एक बिस्किट खाया है, अब वो बिस्किट का कुछ टुकड़ा टूट टूट के नीचे गिर गया, तो ये वाइपर वाले भैया इन्होंने पानी मारा और वह बह के चला गया। तो बस इसी प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। जो बिस्किट खा के तोड़ के गिरा उसको बोलेंगे वेदरिंग, और उसको जो बहा ले गया पानी उसको बोलेंगे इरोजन। अब इसका क्या लिखा है कि मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर मटेरियल। जैसे कि ये वेदर मटेरियल, इसको समझो, अब ये बह के नीचे चला गया है तो इसको हमने बोल दिया इरोजन। इरोजन का बेसिक मतलब ये होता है कि जो टूटा हुआ टुकड़ा था, टूटा हुआ जो पत्थर था, एक वेदर्ड मटेरियल था ऑलरेडी, उसको बस मूव करा देना है दूसरी जगह, उसको कहते हैं इरोजन। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं कि मूवमेंट ऑफ या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर मटेरियल इज कॉल्ड इरोजन। दूसरा लिखा है कॉज्ड बाय वेरियस एजेंट्स लाइक रेनफॉल, रिवर्स, एयर, विंड, आइस, ग्रेविटी। अगर मान लो एक स्लोप है, अब यहाँ कोई पत्थर टूटेगा तो बह के नीचे ही ना आएगा, तो नीचे आएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, ये इरोजन हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, स्लोप की वजह से नीचे आ गया है। तीसरा लिखा है ऑकर्स आफ्टर वेदरिंग। जब हम वेदरिंग पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि जो वेदरिंग है वो इरोजन का पहला प्रोसेस है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले ही तो पत्थर टूटेगा, बाद में ना उड़ के दूसरी जगह जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। तो आई होप आपकी ये जो दो की टर्म है वेदरिंग इरोजन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं। वेदरिंग मतलब किसी भी चीज का अपनी जगह पर टूट के गिर जाना, इरोजन मतलब उसी टूटे हुए पत्थर का दूसरी जगह चले जाना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। इसका नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं मशरूम। मशरूम जैसा लग रहा है ना, मशरूम रॉक। और ये तो हमें पता है कि ये ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स। अब देखो ये मशरूम रॉक इमेजिन करो कैसे बना होगा। अब इस पत्थर को, ये नीचे से एकदम पतला पतला दिख रहा है ना आपको, तो ये हवा आई होगी और हवा ने इसको बार बार इरोजन किया होगा, तो यहाँ पे वेदर मटेरियल गिर के यहीं कहीं गिरा होगा ऐसे ऐसे पत्थर जैसा, लेकिन वापस से हवा आई होगी तो इस सारे मटेरियल को उड़ा के लेके कहीं और चली गई होगी। मान लो इसका जो टुकड़ा है टूट के उसको कहीं और गिरा दिया होगा, तो बस ऐसे बन गया ये मशरूम रॉक। अब बात करें अगर सैंड ड्यून्स की, तो सैंड ड्यून्स पे हमको डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं, तो ये सारा इरोडेड ही तो मटेरियल है,
ये सारा जो है वेदर्ड मटेरियल है, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं, लेकिन हवा इसको उड़ा उड़ा के दूसरी जगह ले जा रही है, ट्रांसपोर्ट करा रही है, मूव करा दे रही है इसके मेन प्लेस से। तो बस ये एग्जाम्पल हो गया, सैंड ड्यून्स आर एग्जाम्पल ऑफ इरोजन। अब आइए तीसरा टर्म समझते हैं जिसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। अब आप लोग सोचोगे सर वेदर हो गया मटेरियल, उसको हमने मूव भी करा दिया, तो अब डेन्यूडेशन क्या हुआ? तो यार जब वेदरिंग और इरोजन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा कहलाता है डेन्यूडेशन। इस इमेज में देखो क्या हुआ, यहाँ पे बारिश हुई है, बारिश की वजह से मान लो ये पत्थर छोटे से टुकड़े में टूट गया है, ठीक है, टूट के छोटा टुकड़ा दिख रहा है। अब ये छोटा टुकड़ा ग्रेविटी की वजह से या बारिश की वजह से मान लो टूट के नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पे वेदरिंग भी हुआ और इरोजन भी हुआ, सामान टूटा भी है और टूट के दूसरी जगह गया भी है, मूवमेंट भी हुआ है। तो इसको ही बोलेंगे डेन्यूडेशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को वेदरिंग प्लस इरोजन इज कॉल्ड डेन्यूडेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लो कि डेन्यूडेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस दैट कॉजेस द वेयरिंग अवे, या फिर टूट जाना छोटे छोटे भागों में, द वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस बाय एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक, इसको जी यहाँ पे कर लेना, एक्सोजेनिक फोर्स। दिस लीड्स टू अ रिडक्शन इन द एलिवेशन एंड इन रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ द लैंडस्केप। अब ये क्या बात है, आखिरी लाइन एक बार थोड़ा समझा देता हूं। जैसे ये पत्थर है, ठीक है, अब हम इस पे वापस से कराते हैं बारिश या नदी, चलो बहा देते हैं, तो इस पहाड़ से ना नदी ऐसे से बह रही है। अब नदी बह रही है तो क्या करेगी, ये जो पहाड़ है हमारा वाइट वाइट कलर का, इसको हमने छुपा दिया है, तो ये जो पहाड़ है ना इसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देगी, छोटा करना शुरू कर देगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो हमारा मेन पहाड़ है, एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारा पहाड़ कभी ऐसे था वो एक टाइम पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो नदी है वो इसको लगातार इरोड कर रही है, डेन्यूडेशन कर रही है, मतलब इसको इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल भी कर रही है, यानी वेदरिंग भी कर रही है, और इसके पार्टिकल्स को नीचे कहीं बहा के ले भी जा रही है। जैसे कि हमें पता है कि जो अरावली माउंटेन है, एक टाइम पे वो बहुत ऊंचे माउंटेन थे, तो अब लेकिन क्योंकि वो बहुत टाइम से जो मल्टीपल एजेंट्स ऑफ इरोजन है, डेन्यूडेशन है, जैसे कि हवा पानी जो भी, उसकी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा कटाई छटाई हो गई कि अब वो बहुत छोटे से एकदम हिल जैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे ना पेंक वर्सेस डेविस, तो पेंक ने एक साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, डेविस ने एक साइकिल ऑफ इरोजन भी दिया था। तो जब हम डेविस को पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे कि कैसे एक लैंड फॉर्म है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, कि एक टाइम पे तो माउंटेन बहुत ऊंचा सा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एक छोटी सी हिल जैसा रह जाएगा। तो बस इसी को बोलते हैं कि इसका रिलीफ फीचर कम हो गया, इसका लैंडस्केप है वो पूरा बदल गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे कब? इसको जब हम पढ़ेंगे डेविस लाइव क्लास में शाम 6 बजे, तो हम डेविस और जब पेंक को पढ़ेंगे तो वहां पे ये कैसे चेंज होता है, क्या इसकी पूरी लाइफ साइकिल है, उसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव तो जरूर लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।